नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कंसल्ट एवेन्यू में। इस हफ्ते हम आपके लिए लेकर आए एक बेहद ज़रूरी टॉपिक। यदि आप कैश में डील करना या फिर कैश में ट्रांजैक्शंस करना प्रेफर करते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कैश पेमेंट रिसीव करते हुए या फिर कैश पेमेंट देते हुए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना बिल्कुल भी देर लगाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि आप कैश पेमेंट करना चाहते हैं या फिर आप कैश रिसीव करना चाहते हैं तो इस ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज होती हैं, एक होता है पेयर, एक होता है रेसिपिएंट। और दोस्तों यदि आपको कैश पेमेंट को स्टॉप करना है तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप हमारे पेयर साहब को टैक्स कर सकते हैं या पीनलाइज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे रेसिपिएंट साहब को डिस्करेज कर सकते हैं। तो एक एक करके दोनों चीज़ों को समझेंगे कि यदि आप एक पेयर हैं तो आपको कैसे कैसे कैश पेमेंट करने के लिए डिस्करेज किया जा रहा है, और फिर हम समझेंगे कि यदि आप एक रेसिपिएंट है तो कैसे कैसे आपको कैश पेमेंट रिसीव करने के लिए डिस्करेज किया जा रहा है। आइए दोस्तों फटाफट से समझेंगे कि पेयर को कैसे कैश में पेमेंट करने के लिए डिस्करेज किया जा रहा है एक फ्लो चार्ट की मदद से। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा, वो ये है कि उस ट्रांजैक्शन पर टीडीएस एप्लीकेबल है या फिर उस ट्रांजैक्शन पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। यदि उस ट्रांजैक्शन पे टीडीएस एप्लीकेबल है और टीडीएस या तो आपने काटा नहीं या फिर शॉर्ट काटा या फिर आपने सरकार के पास जमा नहीं किया काटने के बावजूद, और फर्दर जो है रेसिपिएंट एक एनआरआई था, तो आपको जो है 100% ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड। यानी कि एनआरआई को पेमेंट की आपने और उस पर टीडीएस नहीं काटा या शॉर्ट काटा या सरकार के पास जमा नहीं किया, उस पेमेंट पे टीडीएस डिडक्टेबल भी था, तो आपको 100% ऑफ पेमेंट जो है डिसअलाउ कर दी जाएगी जब भी आप अपने लिए बिजनेस इनकम में से डिडक्शन क्लेम करना चाहेंगे। यही सेम प्रोविज़न कि यदि आपका जो रेसिपिएंट है वो एनआरआई नहीं है तो आपके यहाँ प्रोविज़न थोड़ा सा नरम हो जाता है और 30% ऑफ सच एक्सपेंडिचर जो है वो डिसअलाउ किया जाएगा। अब चलिए दोस्तों उस चीज़ की बात करते हैं कि यदि टीडीएस उस पेमेंट पे कटना ही नहीं था तो हमें जो दो चीज़ें देखनी है वो ये है कि क्या पेमेंट करंट ईयर के एक्सपेंस के लिए की जा रही है या फिर पेमेंट जो है किसी प्रीवियस ईयर के एक्सपेंस के लिए की जा रही है। यानी कि आप एक्सपेंस पहले बुक कराए थे, आपके पेबल्स में वो खड़ा था इस साल और इस साल आपने उसकी पेमेंट की है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पेमेंट जो है एक सिंगल डे में उस एक्सपेंस के लिए 10,000 रुपये से ज़्यादा एक्सीड ना करे। तो इस कहने का मतलब ये है कि आप रोज़ उसे 10,000 रुपये तो दे सकते हैं साल भर, लेकिन एक दिन में भी पेमेंट उसकी 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो 100% ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड टू द पेयर। चलिए दोस्तों अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो पर, और अब हम समझेंगे कि कैसे रेसिपिएंट्स को पीनलाइज किया जा रहा है ताकि वो कैश एक्सेप्ट करने से डरें। तो इसके अंदर हमें दो सिचुएशंस का ध्यान में रखना है। यदि हम कोई ट्रांजैक्शन जो है लोन के रीपेमेंट या फिर लोन को एक्सेप्ट करने के लिए कर रहे हैं, और एक है जनरल प्रोविजन जो कि सभी ट्रांजैक्शंस पर निर्भर होता है, जो कि ऊपर किसी भी सिचुएशन में कवर नहीं हुए, ना पेयर के में ना ही रेसिपिएंट के में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 269 SS जो कि डील करता है एक्सेप्टिंग लोन से। यानी कि यदि हम कोई लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड एडवांस हमारा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लिए गए एडवांस को कहते हैं। तो यदि हम कोई लोन, डिपॉजिट या फिर स्पेसिफाइड एडवांस 20,000 रुपये से ज़्यादा का कैश में लेते हैं तो हमें पेनल्टी लग सकती है। फिर दोस्तों दूसरी सिचुएशन जो है वो ये ध्यान में रखने वाली है कि यदि हमारा जो ऑलरेडी अनपेड पार्ट ऑफ लोन, डिपॉजिट या फिर स्पेसिफाइड एडवांस जो कि हमने पहले रिसीव किया था वो 20,000 रुपये से ज़्यादा हो, यानी कि हमने किसी से पहले ही लोन ले रखा था और उसका अनपेड पार्ट जो है 20,000 रुपये से ज़्यादा हो, और फिर हम अमाउंट जो अब क्लेम कर रहे हैं और अनपेड पार्ट जो पुराना है वो मिला के दोनों ही 20,000 रुपये से ज़्यादा हो जाए, तो दोस्तों इसमें हमें पेनल्टी लग सकती है सेक्शन 269 SS के तहत। और इसके अंदर पेनल्टी जो लगती है वो लग सकती है 100% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। तो दोस्तों यहाँ ध्यान में रखें कि प्रोविज़न बेहद हार्श है और आप इसे बिल्कुल भी इसका उल्लंघन ना करें। तो अब दोस्तों हम देखेंगे कि रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स पर पेनल्टी कैसे लगती है सेक्शन 269T के तहत। तो दोस्तों यदि आप कोई रीपेमेंट कर रहे हैं लोन, डिपॉजिट या फिर स्पेसिफाइड एडवांस की, और वो रीपेमेंट जो है 20,000 रुपये से ज़्यादा की है, तो दोस्तों इस पर भी आपको पेनल्टी लग सकती है। फिर दोस्तों ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अमाउंट ऑफ रीपेमेंट और पुराने किसी लोन पर जो इंटरेस्ट है उनका सब मिलाकर जो इंटरेस्ट अमाउंट बनता है वो यदि 20,000 से ज़्यादा है तो दोस्तों आपको हैवी पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, जो कि होगी 100% ऑफ द अमाउंट बीइंग पेड इन कैश।
तो दोस्तों इसे बिल्कुल भी आप उल्लंघन ना करें, इसमें बेहद हैवी पेनल्टी की बात की गई है। तो दोस्तों अब हमारा आता है सबसे जनरल प्रोविजन यानी कि 269 ST। इसके अंदर वो सभी लोग कवर हो जाते हैं जो कि प्रीवियस किसी भी सेक्शन के अंडर कवर नहीं हुए, ना तो वो सेक्शन 40 में कवर हुए, ना सेक्शन 40A में कवर हुए, ना ही वो सेक्शन 269T में कवर हुए, ना ही वो 269 SS में कवर हुए। वो कवर होंगे हमारे सेक्शन 269 ST में। तो दोस्तों इसके अंदर जो है वो ये देखने वाली बात है कि यदि आप रिसीव कर रहे हैं 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा एक आदमी से एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ एक सिंगल इवेंट के लिए, यानी कि दोस्तों मान लीजिए आपने किसी से सामान लिया, आप उसके लिए आपने किसी को सामान बेचा और आप उसके लिए पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका एक इवेंट। अब आप इसके लिए ना तो एक ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपए से ज़्यादा ले सकते हैं, ना ही एक सिंगल दिन में ले सकते हैं, और ना ही एक सिंगल पर्सन से ले सकते हैं। मान लीजिए आपने इसे अलग अलग दिनों के तहत लेना दिया तो भी आप पीनलाइज की जाएंगे, क्योंकि ये एक ही इवेंट के रिस्पेक्ट में हुआ, यानी कि गुड्स की जो परचेज हुई या सेल हुई वो एक ही बार हुई। तो दोस्तों इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि तीनों कंडीशन में से एक का भी उल्लंघन यदि हुआ तो इसमें आपको 100% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड की पेनल्टी का फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपसे आशा करूंगा कि आप इन सभी सेक्शंस का ध्यान में रखेंगे और पेनल्टी को अवॉइड करेंगे, और हम हाजिर होंगे अगले हफ्ते लेकर आपके लिए कुछ और मीनिंगफुल बातें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, उन पर कमेंट कीजिए, उन्हें और अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।